Define political science, explain its scope. Intermediate CEC civics first year. Important questions. Explanation. पॉलिटिकल साइंस क्या है? सिविक्स. पॉलिटिकल साइंस बोले तो अपन सिविक्स जो सब्जेक्ट है अपना, वो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अपन. ठीक है, क्या है और उसके अंदर स्कोप का मतलब होता है उसका दायरा क्या है, यानी कि उसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ते हैं, सिविक्स में क्या क्या सीखते हैं और क्या क्या पढ़ते हैं. ओके. अकॉर्डिंग टू J.W. Garner, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट. तो J.W. Garner के हिसाब से डेफिनेशन है कि जो सिविक्स है, जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, वो स्टार्ट होता और ख़त्म होता कंट्री के ऊपर, यानी कि स्टेट बोलेंगे यहाँ पे कंट्री को. तो कंट्री के अंदर जो है अपने को जो भी चीज़ें हैं पॉलिटिक्स है, ठीक है, पूरा जो सिस्टम है पॉलिटिकल, गवर्नमेंट है वगैरह, हर चीज़ के बारे में अपन जो है पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते. तो सब कुछ कवर होता पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर. चलिए अब इसके अंदर अपन पढ़ते क्या क्या. सबसे पहले स्टडी ऑफ मैन इन रिलेशन टू द सोसाइटी, स्टेट एंड गवर्नमेंट. एक आदमी, एक सिटीजन जो रहता, सोसाइटी में उसका क्या रोल रहता, कंट्री में उसका क्या रोल रहता, गवर्नमेंट को लेके क्या रोल रहता, तो इन लोगों से उसका ताल्लुक़ क्या रहता. सोसाइटी बोलते जैसे अपन रहते, समझो जो एरिया में रहते वो अपनी सोसाइटी है, या मुस्लिम है तो मुस्लिम सोसाइटी है, हिंदू है तो हिंदू सोसाइटी है. चलिए, स्टडी ऑफ स्टेट. कंट्री के बारे में जितना भी पढ़ते अपन इसके अंदर ही पढ़ते. कंट्री अपनी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से चेंजेस आए उसके अंदर, और कंट्री का नेचर क्या है, और सिटीजन्स को लेके उस कंट्री में क्या चीज़ें चलते, सिटीजन्स को कैसा ट्रीट करते हैं. स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की जो है पूरे डिटेल्स आपको इसके अंदर मिलते हैं. अपनी कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फंक्शन कैसा करती, अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट्स कौन से होते, फ़ायदे क्या है, कौन सी गवर्नमेंट के नुकसान क्या है. स्टडी ऑफ एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन. इसके अंदर अपने पास पार्लियामेंट क्या काम करती, ठीक है, कोर्ट क्या काम करता, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन से जो क्या काम करते अपने को पूरा इसके अंदर पढ़ते. स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़. कॉन्स्टिट्यूशन में अपने को कई सारे राइट्स और ड्यूटीज़ दिए गए हैं, उसके बारे में तफसील से हम यही सब्जेक्ट में पढ़ते. स्टडी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़. कंट्री को लेके, कंट्री के अंदर अपने क्या इश्यूज़ है, स्टेट्स के बीच में क्या रिलेशंस रहते, ठीक है, और कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में क्या रिलेशन है, जैसा चाइना है, पाकिस्तान है, USA, इनसे हमारा क्या डील है, दोस्ताना है, क्या है, रीजंस क्या है, ये सब इसके अंदर पढ़ते. इंडिया जो है इंटरनेशनल कैसा मेंटेन करता अपने आप को, सब इसके अंदर पढ़ते. स्टडी ऑफ कंपेरेटिव गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स. तो गवर्नमेंट, अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट कौन सी होती, जैसा कि अपने पास अलग गवर्नमेंट है, US में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, और अलग अलग सब जगह गवर्नमेंट्स है, तो वो गवर्नमेंट्स कैसे रहते. स्टडी ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस. तो प्रेजेंटली जो है क्या चेंजेस आ रहे हैं डिफरेंट पॉलिटिक्स में थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये सारे चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ते. स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़. गवर्नमेंट पब्लिक को लेके क्या क्या जो है पॉलिसीज़ बनाते रहती, ठीक है, किसके ऊपर जो है ना, एग्रीकल्चर को लेके, इंडस्ट्रीज़ को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, रिजर्वेशंस को लेके, एजुकेशन को लेके क्या पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट के, वो अपन ये सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते. ओके. सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन स्टेट एंड डिस्कस इट्स एसेंशियल फीचर्स. स्टेट बोलेंगे गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट स्टेट बोलेंगे कंट्री को, स्टेट बोलेंगे कंट्री को. कंट्री रहने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, कंट्री अगर उसको बोलना है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहे तो आप कंट्री बोल सकते, दैट इज फीचर्स. ओके. अकॉर्डिंग टू वुड्रो विल्सन.
पीपल ऑर्गेनाइज फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी। तो ऑर्गेनाइज तरीके से पीपल जो है रहते वहाँ, लॉ मेंटेन करते एक टेरिटरी के अंदर, दैट इज द स्टेट। ओके, इसका डेफिनेशन है, कोई भी एक डेफिनेशन याद करके लिख दे सकते हैं। स्टेट हैज़ 5 एसेंशियल फीचर्स। स्टेट के अंदर 5 चीज़ें ज़रूरी है रहना, जिसके बाद ही उसको अपन एक कंट्री का खिताब दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले है पॉपुलेशन। तो कंट्री बन रही किसके वास्ते? एक जंगल को जाके आप एक जंगल को कंट्री नहीं बोल सकते, क्योंकि जंगल में कोई रहता नहीं। सबसे पहले कंट्री किसके लिए बना रहे हैं अपन? लोगों के लिए। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है? पीपल। ओके, सो अ स्टेट विदाउट पॉपुलेशन डज नॉट एग्जिस्ट। बगैर लोगों के कोई स्टेट रहता ही नहीं, कोई कंट्री रहती नहीं। कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स बोले कि जैसे 5040 अगर पॉपुलेशन हो गई तो एक कंट्री, उसको आप बोल दे सकते, ठीक है। एरिस्टोटल बोले और जो है ना रूसो बोले कि 10,000 तक पॉपुलेशन हुई तो कंट्री घोषित करना। सबका अलग अलग अपना वो है। नेक्स्ट है टेरिटरी, जगह। लोग तो हो गए, जगह भी होना। जगह रही तो उसको एक कंट्री अपन बोल सकते। तो टेरिटरी में क्या क्या आता आपको? लैंड, माउंटेन्स, माइंस, रिवर्स एक्सेट्रा, ये आता। टेरिटरी में पानी भी आता, समंदर या उसके अतराफ का समंदर जो भी है। स्पेस, जहाँ पे रह रहे हैं उसका ऊपर का हिस्सा, स्पेस तक, आसमान का, ये सारी चीज़ें टेरिटरी के अंदर आते। तो टेरिटरी रही, पॉपुलेशन होना पहले, फिर जगह होना, उसके बाद होना उसको गवर्नमेंट, उन लोगों को कंट्रोल करने वाली और मैनेज करने वाली अथॉरिटी। बादशाह हो सकता, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हो सकता है जैसा अपने पास रहता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो सकती है, कोई भी रहना, लफ्ज़ गवर्नमेंट वहाँ पे रहना जो पब्लिक को कंट्रोल कर सके और केयर कर सके। नेक्स्ट है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी क्या है? गवर्नमेंट तो है, लेकिन वो गवर्नमेंट का पास पावर भी रहना, उसका पावर्स पूरे एक्सेप्ट करना। जैसा घर में अपने वालिद साहब रहते, उनकी बात अपन पूरे एक्सेप्ट करते, उनका पावर एक्सेप्ट करते या उनके रिस्पेक्ट एक्सेप्ट करते हम लोग, दैट इज कॉल्ड सॉवरेनिटी। सुप्रीम पावर, सॉवरेनिटी, सबसे बड़ा पावर, एक का पावर चलना वहाँ पे, जब जाके क्या है कंट्री को आसानी से मेंटेन कर सकते। अदरवाइज सब आपस में लड़ लेते, कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती। लास्ट है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। ये पहले नहीं था, ये बाद में ऐड करें। कंट्री को इंटरनेशनली भी दूसरे कंट्रीज भी एक्सेप्ट करना, हाँ तुम कंट्री है बोलिए। पहले अफगानिस्तान को जो है वो कर दिए थे, नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। इजराइल को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे एज ए कंट्री। अब इजराइल को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, अफगानिस्तान को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं एज ए कंट्री। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जब तक नहीं रहा, वो कंट्री को कंट्री नहीं एक्सेप्ट किया जाता। ओके, नेक्स्ट आंसर, व्हाट इज सॉवरेनिटी? एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉवरेनिटी समझाया मैं आपको। सॉवरेनिटी क्या है? सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। सुप्रीम पावर का मतलब होता है, मैं समझाया, जिसके बाद में कोई अथॉरिटी नहीं रहती। घर में अपन वालिद साहब है, वालिद साहब का फॉर एग्जांपल दादा रहते या वालिद साहब रहते, जो बोल दिए बात, उसके बाद उनकी बात कोई भी रिजेक्ट नहीं करता, कोई भी जो है डिसोबे नहीं करता। तो दैट इज द सुप्रीम पावर, सॉवरेनिटी। अकॉर्डिंग टू विलोबाई, सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट। कंट्री का जो है सुप्रीम पावर, आप अपने पास कौन है? प्राइम मिनिस्टर रहता, सॉवरेनिटी उसके हाथ में रहती, उसकी पूरी कंट्री में चलती। कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉवरेनिटी किसको बोलेंगे? अब्सोल्यूटनेस रहना उसमें सबसे पहले, यानी कि कंट्री का पूरा कोई भी चीज़ छूटना नहीं, हर चीज़ उसके हाथ में रहना, अब्सोल्यूट पावर रहना उसके हाथ में। Sovereignty is the absolute power of the state. There is no other power higher than sovereignty power. तो उसके ऊपर भी कोई चल रही, इसका जो डिसीजन लिया वो डिसीजन कैंसिल करा सकते किसी और से, तो फिर इसके पास सॉवरेनिटी नहीं है। इसका फाइनल जो भी रहेगा, जो इन्हें बोल दिया वो फाइनल चीज़ रहती, दैट इज सॉवरेनिटी। ओके, यूनिवर्सैलिटी। सॉवरेनिटी इज यूनिवर्सल, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स। सारे सिटीजन्स जो भी कंट्री के अंदर रहेंगे, हर कोई वो सॉवरेनिटी के अंडर में, यानी कि उसके ऑर्डर के, उसके पावर के अंडर में आना। ठीक है, मेरी सॉवरेनिटी खाली नहीं मेरे लोगों पे चलेंगी का, वैसा नहीं है। हर कोई आपके पावर को एक्सेप्ट करना, हर कोई जो कानून निकला फॉलो करना, मानना,
दैट इज द यूनिवर्सैलिटी, एवरीबडी इज इंक्लूडेड। परमानेंस, सॉवरेनिटी इज परमानेंट एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज द स्टेट एग्जिस्ट। कंट्री जब तक रहेंगी सॉवरेनिटी रहती, एक पीएम जाता दूसरा बैठता, दूसरा जाता तीसरा बैठता, एक सीएम जाता दूसरा बैठता, लेकिन सॉवरेनिटी सबके पास रहती। जब भी क्या है, कंट्री एग्जिस्ट करती। अगर कंट्री में पावर ही नहीं रहेगा अगर जो है गवर्नमेंट में, तो फिर कोई मतलब गवर्नमेंट का रहने का नहीं है और कंट्री टूट जाती है वहाँ पे। इनएलिएनेबिलिटी, सॉवरेनिटी ट्रांसफ़र नहीं होती, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को ऐसा ट्रांसफ़र नहीं होती। जो कंट्री का पावर है, जो कंट्री की सॉवरेनिटी है, उसी कंट्री को कंट्रोल करने में लगती है। अमेरिका के हमारे पर कंट्रोल नहीं कर सकता, हम जाके जो है श्रीलंका पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो सॉवरेनिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ओके। इनडिविजिबिलिटी, जैसा मैं बोला, पूरा पावर एक के पास ही रहेगा, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। Sovereignty is single owned by a person. Each and every state will possess one sovereign authority. हर कंट्री में कंट्रोल करने वाला एक सॉवरेन अथॉरिटी है। अपने पास सीएम है, पूरा कंट्री का पीएम है, हर स्टेट में अलग अलग सीएम रहता। सो दैट इज द सॉवरेनिटी दे होल्ड, उसको सॉवरेन बोलेंगे जो पावर होल्ड करता। ओके, ये 5 फीचर्स है इसके। नेक्स्ट है नेशनैलिटी, एक्सप्लेन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेशनैलिटी। Nationality is a distinct socio-ethnic group ordinarily constituting a majority of the total population. Nationality क्या है अपने को? फॉर एग्जाम्पल ऐसे कैसे लोग रहते जो एक कंट्री फॉर्म कर सकते, उसको इस हिसाब से समझो, इजी समझ में आता। ठीक है, कैसे लोग रहना जो सब ग्रुप किस चीज़ को लेके ये लोग कॉमन ग्रुप में तब्दील होके जो है ना एक नेशन के या एक नेशन फॉर्म करना या एक कंट्री फॉर्म करने की सोच सकते। उन लोगों में क्या क्या चीज़ें रहना। सबसे पहला है कॉमन रेस। अपन देखते जो है ना, अक्सर अपन देख के बोल सकते जो है अफ्रीकन पीपल है, ठीक है, उन लोगों का फिजिकल स्ट्रक्चर सेम रहता, तो वो लोग अफ्रीकन में जो है अलग अलग कंट्रीज़ के हैं, वे भी इंटरनली अलग होंगे, लेकिन हमको देखते बोलते अरे ये अफ्रीका के कंट्री का दिख रहा, गोरा है या तो ब्रिटिश या तो यूएस का है। हम उनके फिजिकल स्ट्रक्चर को देख के बोल सकते, जिसमें स्कल आता, खोपड़ी का साइज, उसका स्ट्रक्चर आता, बाला रहते, कॉम्प्लेक्शन रहता। तो अगर एक टाइप के लोग रहे तो उन लोग की एक कंट्री के वो लोग कहलाते, एक कंट्री उनकी कहलाती। जैसा मैं बोला आपको, कॉमन रेस रहना, रेस बोलेंगे जात, एक टाइप के दिखने वाले लोग। नेक्स्ट है कॉमन लैंग्वेज, एक ज़बान बात करने वाले लोग भी एक कंट्री के रह सकते, ठीक है, एक कंट्री फॉर्म कर ले सकते। जैसा चाइनीज़ लोग हैं, दुनिया में कहीं भी नहीं रहेंगे, चाइना में मिलेंगे तुम्हारे को, चाइनीज़ लोग जो है वहाँ पे अपनी एक कंट्री फॉर्म कर लिए। अरबी लोग हैं, वो लोग अपनी एक कंट्री फॉर्म कर लिए या अलग अलग कंट्रीज फॉर्म कर लिए। तो कॉमन लैंग्वेज से भी जब आता, इसका एग्जांपल देता हूँ, सपोज अपन यूएस में है, यूएस में नए नए चले गए, जाने के बाद में थोड़े दिन अपन वो ग्रुप में नई जगह गए, नए लोगों में है खामोश बैठे हुए। उसके बाद मालूम हुआ कुछ बंदे इंडिया के हैं, वो लोग आपस में जो है कुछ हिंदी में बात करे होगा, आप पूछे अरे इंडिया के हैं, चलो आप इंडियंस का एक ग्रुप बन जाता हूँ कॉमन डिस्कस करने के लिए। अपने को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का सिनारियो है, इंडिया की क्रिकेट टीम के बारे में फलाना एक कॉमन सब्जेक्ट है। फिर उसमें मालूम हुआ थोड़े लोग तेलुगु में बात कर रहे थे, अरे तेलंगाना के हैं तुम लोग, वो एक सेपरेट ग्रुप बन जाता आपका। फिर मालूम हुआ उसके अंदर जो है ना थोड़े हैदराबाद के हैं, वो दोस्तों का ग्रुप अलग बन जाता आपका। उसमें मालूम हुआ थोड़े लोग बारकस के हैं, वो एक सेपरेट अपना ग्रुप बन जाता। सबके पास अपने अपने लोकल टॉपिक्स रहते, टॉपिक बात करने के, तो दे कैन फॉर्म अ ग्रुप विच कैन बी ट्रांसफर्ड इन अ कंट्री, जैसा इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन। आई बात समझ में, कुछ कॉमन रहना उसमें, ठीक है। मुस्लिम से चलो भाई नमाज पढ़ने जा रहे हैं, चलो एक ग्रुप बन गया। हिंदू से उन्होंने अपना मेंटेन कर रहे हैं, कुछ एक ग्रुप बन गया। तो ये ग्रुप आसानी से कोई चीज़ कॉमन होते एक ग्रुप तैयार हो जाता। सिमिलरली वैसे कॉमन लैंग्वेज होने से भी आपकी एक कंट्री फॉर्म हो जाती। नेक्स्ट है कॉमन रिलीजियन, सेम अभी समझाया मैं, एक मज़हब के लोग में भी नेशनैलिटी रहती, वो लोग एक रिलीजियस से एक अपनी कंट्री फॉर्म कर सकते, ठीक है। जैसा मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान है, मलेशिया है, ऐसे जो है ना अलग अलग जो है कंट्रीज आपको मिल जाएंगे बेस्ड ऑन रिलीजन। सऊदिया है। जियोग्राफिकल यूनिटी, अगर लोग समझो कि एक ही जगह से आए हुए हैं, जैसा अपने पास बारकस में है, लोग यमन से आए हुए हैं, बोले अपन एक हट्टा एक
ज़्यादातर लोग एक कॉलोनी में या एक जगह पे वर्कस में रहते या सराउंडिंग्स में रहते। तो जोग्राफिकल यूनिटी, क्योंकि हमारा जो है हर चीज़ कॉमन है, इसकी वजह से पहनावा है, शादियों का तरीका, ये सब कॉमन होने की वजह से हम लोग इकट्ठा रहते हैं। जोग्राफिकल यूनिटी हमारी एक ही है कि हम लोग एक जगह से आए हुए हैं। तो एक जगह के लोग अगर है तो दे ऑल्सो फॉर्म द नेशनैलिटी एंड दे कैन फॉर्म अ कंट्री। कॉमन हिस्ट्री, सेम वैसे एग्जाम्पल, हिस्ट्री अगर कॉमन है, ठीक है, कॉमन हिस्ट्री इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर नेशनलिटी विच ब्रिंग्स यूनिटी अमंग पीपल। एक हिस्ट्री से आएगा। पहले क्या था, लोग पूरे अलग अलग थे, ब्रिटिशर्स कब्जा करे तो सब मिलके एक जगह हो गए, चाहे वो कोई भी रीजन या रिलीजन के रहने दो, उसमें वो लोग नेशनैलिटी होके अपनी कंट्री को अपनी कंट्री समझे और ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाए। दैट इज़ अ कॉमन हिस्ट्री। कॉमन कल्चर, एक जैसे कपड़े पहनने वाले लोग, एक जैसे शादियाँ दावतें करने वाले लोग, एक जैसी ज़िंदगी गुजारने वाले लोग, एक जैसे फूड हैबिट्स, रिलीजियस बिलीव्स, एथिकल वैल्यूज। जैसा अपन बारकस में 6 लुंगियाँ पहनते हैं अपन, अपने शादियाँ अलग है, ओल्ड सिटी में देखें तो एक अलग कल्चर चलता है अपने पास। तो हम कहीं से भी एक कॉमन एट्रीब्यूट निकाल लेते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट है, एक कॉमन होने से हम एक खरीबा की यूनिटी फॉर्म कर सकते हैं। कॉमन पॉलिटिकल एस्पायरेशन, अपन लोग पूरे मिलके किसी एक को फॉलो करते हैं। जैसे आप MIM को फॉलो करते, तो हमारा MIM जो है पॉलिटिकल एस्पायरेशन है। कुछ लोग बीजेपी को फॉलो करते, कुछ लोग मोदी को फॉलो करते। तो ये हिसाब से वो लोग क्या है, एक ग्रुप में फॉर्म हो सकते हैं और एक को फॉलो करते हुए यूनिटी फॉर्म कर सकते, एक कंट्री भी बना सकते। ओके, डिस्कस डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉ। लॉस अपने को कोसे कोसे टाइप के। इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल सुइटेबल फॉर द रिलेशन अमंग स्टेट्स। इंटरनेशनल लॉ कहीं को बनता, कंट्रीज के बीच में रिलेशंस के लिए मेंटेन करने के लिए लॉ बनता। कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर जुल्म नहीं कर सकना। नेक्स्ट है नेशनल लॉ। नेशनल लॉ इज फॉर्मुलेटेड इन इम्प्लीमेंटेड बाय द सॉवरेन स्टेट। नेशनल लॉ क्या है, कंट्री को लेके जो भी कानून बनाया जाता वो होता नेशनल लॉ। हर कंट्री का अपना नेशनल लॉ रहता। कॉन्स्टिट्यूशनल, नेशनल लॉ के अंदर पहला आता कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज द कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट विच इज इन अथॉरिटी इन अ स्टेट। गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज पावर एंड कैरी आउट फंक्शंस। तो नेशनल लॉ क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी रूल्स लिखे हुए हैं वो आता नेशनल लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो भी लिखे हुए हैं रूल्स, वो रूल्स गवर्नमेंट फॉलो करती, वो अप्लाई करती सिटीजन्स पे। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। Ordinary law. Ordinary law is under constitutional law and is formulated and implemented by an efficient authority of the state. जैसा पुलिस है, उन्हें एक कानून वो करती, ठीक है। It describes the relationship between citizens and society, government and state. Custom, usage and religion support this law. In the modern period, legislature passes ordinary laws as per the procedure given by the constitution. तो अपने को ordinary law रहता जो कि अपन पूरे लोगों पे, सिटीजन के ऊपर, सोसाइटीज़ के, गवर्नमेंट के, सब के ऊपर वो लॉ जो है एप्लीकेबल होता। प्राइवेट लॉ, ऑर्डिनरी लॉ दो हिस्सों में बटे हुआ है। प्राइवेट लॉ, सिविल लॉ। प्राइवेट लॉ एस्टिमेट्स द रिलेशनशिप अमंग द सिटीजन्स। एक आदमी दूसरे आदमी को हार्म नहीं करना, ठीक है, एक की प्रॉपर्टी पे दूसरा कब्जा नहीं करना, ये पूरा सिविल लॉ के अंदर में आता। दैट इज़ प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लोगों को लेके जो झगड़े सॉल्व करने को या जो चीज़ों को लॉ बनाते हैं, दैट इज़ प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ हैंडल्स द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल। पब्लिक लॉ क्या है, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में अगर कुछ इशू आ रहा, वो उसको सॉल्व करने के लिए जो कानून बनाए, दैट इज पब्लिक लॉ। इसके अंदर आता पब्लिक लॉ में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ स्मूदन द फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किसको बोलेंगे, गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स काम करते हैं, जितने भी ऑफिसर्स है एडमिनिस्ट्रेशन में आते, ठीक है। तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट जितने भी एजेंसी, इट ऑल्सो डिफरेंस पब्लिक ऑफिसर्स फ्रॉम प्राइवेट सिटीजन्स। तो इसमें क्या है, पब्लिक के ये कानून क्या है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं वो लोग ये कानून के अंडर में आते। दूसरा है जनरल लॉ। द लॉ एक्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस आर नोन एज जनरल लॉ। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है सिर्फ ये ऑफिसर्स के लिए रहता जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और बाकी का जो ऑफिसर्स को निकाल दिए तो बाकी जो सिटीजन्स बचे उनके ऊपर जो भी कानून बनता वो रहता जनरल लॉ। एग्जाम्पल दिया, मैरिज लॉ है, डाइवोर्स लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप वगैरह को लेके ये सारे इसमें आता, ठीक है। काफ़ी है। डिफाइन लॉ, एक्सप्लेन इट्स वेरियस सोर्सेस, ठीक है। लॉ क्या है, उसके सोर्सेस क्या है। सोर्सेस का मतलब कानून बनता कैसे। अपन देखते हैं सऊदीया में अलग कानून है, UAE में अलग कानून है, US में अलग कानून है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है, UK में अलग है।
सब जगह के कानून अलग अलग हैं, तो उनमें कानून क्या देख के बनाते, दैट इज कॉल्ड सोर्स। सोर्स बोले तो कहाँ से जो है लोग इंस्पायर होके कानून बनाते। लॉ क्या है, लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन। कानून क्या है, जो भी सॉवरेन रहेगा, जो भी पोजीशन पे रहेगा हाईएस्ट, उन्हें ऑर्डर देता, वो ऑर्डर रहेगा लॉ, कंटेनिंग अ कॉमन रूल ऑफ लाइफ फॉर हिज सब्जेक्ट। जिसके ऊपर भी उन्हें कुछ रूल्स लगाना चाह रहा, उनके लिए कॉमन रूल पूरे सिटीजन्स के लिए उन्हें बना देता। ओके, सोर्सेस, पहला है कस्टम। कस्टम बोलते हो अब जहाँ के लोग हैं, जहाँ का रहन सहन जैसा रहेगा, उस हिसाब को कंसिडर करते हुए कानून बनाया जाता। हमारे पास क्या है, रिलीजियस सेंसिटिविटी बहुत है। आप किसी के रिलीजन को कुछ नहीं बोल सकते, आप जो है ना कई चीज़ों में आप कुछ जो है ना लिमिटेड रहना है आपको, आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कानून बना हुआ है। अगर आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करेंगे तो आपको जो है ना आप इलीगल एक्टिविटी में आ जाते हैं। So customs are source of law that are prevailing since ancient period. During those days, conflicts among individuals were settled with respect to existing social customs. तो लोगों का जैसा रहन सहन का तरीक़ा था, जो उनका फॉलो करने का था, शादियों के तरीक़े, ये सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए क़ानून बनाया जाता था। ओके, कस्टम्स। नेक्स्ट है रिलीजन। जैसा आपने को रिलीजन को भी कंसिडर करते कानून बनाते हैं। अपने पास भी क्या है अपनी कंट्री में हिंदू लॉज भी है, मुस्लिम लॉज भी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोल के सुने होंगे। तो मुस्लिम रिलीजन को कंसिडर करते हुए भी कानून बनाए गए हैं। सऊदी देखेंगे अपन, सऊदी के अंदर प्योरली मुस्लिम्स को लेकर कानून बनाए हुए इस्लाम के हिसाब से। तो रिलीजन भी एक सोर्स रहता है जिसको लेके कंट्री के लॉज बनाए जाते हैं। साइंटिफिक कमेंट्रीज, साइंटिस्ट क्या है अपनी रिसर्च करते, ठीक है, रिसर्च करके वो लोग पेश करते ये कानून होना चाहिए। जैसा कि एग्जांपल है अपना बीच में जो है क्राइम्स जो है बहुत हो रहे थे, वो बच्चियों का जो है दिल्ली में रेप हुआ बस में, उसको लेके एक निर्भया का कानून बनाया गया था। वो क्या है, साइंटिफिक कमेंट्री से बनाया गया। लोग उसको बोले कि ये टाइप का कानून होना, कानून में सख्ती होना, फांसी होना एक्सेट्रा, जब जाके वो कानून बना। तो लोगों के जो कमेंट्रीज रहते, जो वो लोग अपने रिसर्च या अपना एक्सपीरियंस शेयर करते, उस हिसाब से भी कानून बनाया जाता। जुडिशियल डिसीजन, नया केस आता अदालत में, जो अब तक नहीं हुई थी वो एक्टिविटी या वो जुर्म हुआ, तो अदालत क्या करती, जब का जब जो है ना वो चीज़ को लेके कानून बनाने के लिए गवर्नमेंट को वो लोग अप्रोच करती। तो जुडिशियल डिसीजन एक बार बन गया ये कानून, क्योंकि वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। एग्जाम्पल पहले क्या था, ऑनलाइन चोरी नहीं होती थी, अब ऑनलाइन चोरी होती कोई भी चीज़ की, पैसों की जो है ना ऑनलाइन फ्रॉड होता। पहले कानून में नहीं था, जब केस आया गवर्नमेंट के पास तो गवर्नमेंट उसको लेके क्या करती, अदालत नया कानून बनाने लगाती। तो इनके जो डिसीजंस आते वो डिसीजंस भी कानून में कन्वर्ट हो जाते। इक्विटी, इक्विटी रेफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस, इंसाफ के हिसाब से भी कानून बनाया जाता। एग्जाम्पल है कि किसी को कोई मार रहा था, उन्हें बचाने के लिए अपने आप को जो है उसके ऊपर अटैक करा, तो अब एक हिसाब से देखा जाए तो मर्डर है वो, लेकिन दूसरे हिसाब से उसकी जो है जान उसको बचाना ज़रूरी था, दूसरा उसके पास रास्ता नहीं था। तो ऐसे सिचुएशंस को कंसिडर करके भी कानून बनाया जाता, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ डिफेंस। लेजिस्लेचर, जो अपनी बॉडी रहती, जो एमपीज चूज़ होके जाते, उन लोग जो है पार्लियामेंट में जाके कानून बनाते, उन लोग भी कंट्री की सोसाइटी के हालात के हिसाब से कानूनों में तब्दीली लाते। ये है सोर्सेस ऑफ लॉ। What do you mean by liberty? What are the safeguards of liberty? लिबर्टी कुछ भी नहीं है, आज़ादी को बोलेंगे लिबर्टी। अब अपनी कंट्री के अंदर अपन लिबरल कंट्री, अपन जो है ना लिबर्टी है पूरी, आप जो चाहे पढ़ो, आप जो चाहे कर सकते कंट्री के अंदर, कानून के दायरे में रह के आपको हर किस्म की यहाँ पे आज़ादी है। सेफ गार्ड्स ऑफ लिबर्टी, अपनी आज़ादी को कौन प्रोटेक्शन देते, कोई आके बोला तुम नहीं पढ़ना, तो अपन क्या करेंगे, अब उसको, मेरे पास तो कानून में लिखे हुआ है कि मैं आज़ाद हूँ, फ्रीडम है, मेरे को लिबर्टी है पूरी, अब मैं क्या करना, तो मैं कहाँ जाऊँगा, कोर्ट अदालत के पास, गवर्नमेंट के पास जाऊँगा, वो लोग सेफ गार्ड करते मेरी लिबर्टी को। तो सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी क्या क्या है, सबसे पहले डेमोक्रेटिक रूल, कंट्री के अंदर रूल्स जो रहेंगे, गवर्नमेंट जो रहेंगी वो डेमोक्रेटिक रहना। पब्लिक चूज़ करी सो गवर्नमेंट रही तो उन्हें क्या है, पब्लिक के लिए काम करती और पब्लिक की सुनती।
आप अपने एमएलए एमपी के पास जा सकते, उन्हें गवर्नमेंट तक और अदालत तक बात लेके जा सकते। तो डेमोक्रेटिक रूल रहा तो कंट्री में सिटीजन्स अपनी लिबर्टी एंजॉय कर सकता। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन विथ फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुआ है ना, अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है, प्लस उसके अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं, आपके राइट्स क्या क्या है वो पूरे मेंशन रहना। जैसा अपन कोई चीज़ का कुरान से हवाला लेते हैं, हदीस से हवाला लेते हैं, रिटर्न में है, तो रिटर्न में जब कोई चीज़ रहे तो आप उसको रेफ़र कर सकते। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए रहना, तब जाके आप जो है ना सेफली जो है ना अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स, एक के हाथ में पूरा पावर नहीं दे देना। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पूरा पावर दे दिए, अगर हमारे को सही प्राइम मिनिस्टर अपनी मनमानी कर रहा, कोई रोक नहीं सक रहे, तो जब कोई किसी की भी लिबर्टी सेफ गार्ड नहीं हो सकती, उन्हें जो भले करना पड़ता। फिर हमारे पास क्या है, 3 अलग अलग सेक्शंस हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अगर एक जना काम सही नहीं करा, गड़बड़ करा, तो दूसरे दो उसको कंट्रोल करने के लिए तीनों के पास अलग-अलग पावर्स दिए हुए, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं उसको। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, अपने पास क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, दोनों के पावर्स अलग अलग है। तो इसकी वजह से क्या है, किसी एक का प्रेशर दूसरे पे नहीं पड़ सकता, जिसमें जो है सिटीजन्स की लिबर्टी जो है एंजॉय हो सकती। ठीक है, दोनों जो है अलग अलग अपने दायरे डिवाइड कर लिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अपने पास के जो अदालतें हैं वो इंडिपेंडेंट रहते, गवर्नमेंट को सी भी आन दो, अदालत कानून के हिसाब से ही फैसला देने का है, कोई गवर्नमेंट के प्रेशर में नहीं रहता। दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इसमें क्या है, कभी भी नाइंसाफ़ी होने का चांस नहीं रहता। इकोनॉमिक जस्टिस, when there is a large economic gap between rich and poor, the only rich can enjoy the liberty, it is impossible to attain perfect equality। तो इकोनॉमिक जस्टिस रहना, सब जो है ना अदालत में चाहे अमीर का केस हो या गरीब का केस हो, गवर्नमेंट के पास अमीर का हो या गरीब का हो, इक्वल जस्टिस होना, सबको इंसाफ बराबर होना, चाहे उन्हें कोई भी रहो। फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो अपनी प्रेस है, चाहे वो न्यूज़पेपर रहने दो या न्यूज़ चैनल रहने दो, ठीक है, कोई सा भी टाइप का मीडिया रहने दो, सब क्या रहना, प्रेस में आते, ये सब आज़ाद रहना, ताकि ये लोग किसी के डर से कोई रिपोर्ट नहीं करना, जो फेयर है वही चीज़ ये लोग छापना, जिससे गवर्नमेंट डर के रहती है। अपोजिशन स्ट्रांग रहना, स्ट्रांग अपोजिशन क्या करता, अगर अपोजिशन आपका स्ट्रांग है तो गवर्नमेंट कुछ भी गलत करने से या जुल्म करने से डरती नहीं, क्योंकि अपोजिशन क्या करता, उसको सवाल करता, उसको जो है ना उसके चीज़ों को सामने लाता पब्लिक के, इसलिए गवर्नमेंट डर के रहती। तो अपोजिशन हमेशा स्ट्रांग रहना। नेक्स्ट है एटर्नल विजिलेंस, अपन भी जो है ना सिटीजन्स जो रहते वो लोग जागरूक रहना, यानी कि उनको भी मालूम रहना कि अपनी लिबर्टी अपन एंजॉय कैसा कर सकते, अपने राइट्स को अपन कैसा यूज़ कर सकते, अपने राइट्स को अगर कोई जो है ना मिसयूज़ कर रहा है या अपने राइट्स को कोई गलत तरीके से पेश कर रहा कुछ है, तो कैसा अपन जो है अप्रोच कर सकते या कैसा फाइट कर सकते हैं। राइट एन एसे ऑन बेसिक आइडियाज ऑफ गांधीज़म। ठीक है, गांधीज़म का, तो गांधीज़म का जो है ना, गांधी जी अपने कुछ आइडियाज़ जो है पॉलिटिक्स को लेके, गवर्नमेंट को लेके जो पेश करे थे वो क्या है। सबसे पहला है मेटाफिजिकल आइडियलिज्म। द गांधीयन फिलोसफी इज बेस्ड ऑन द उपनिषदिक concept like the divine, the universal soul embodied in all living and non-living organisms, the divine light illuminating anywhere, everywhere. The metaphysical idealism proposed by Gandhi was unique and its values are dependent on non-violence and तो गांधी जी का आइडियलिज्म क्या था, वो उन्होंने एक हिंदुओं की किताब थी उपनिषद, वो फॉलो करते थे। उसमें लिखे हुआ था कि जो है ना नॉन वायलेंस को मानते थे, उन्होंने वायलेंस में नहीं मानते थे, और उन्होंने हमेशा सोचते थे हर आदमी के अंदर कुछ अच्छाई है। एथिकल एब्सोल्यूटिज्म, गांधी बिलीव्स इन सुप्रीमेसी ऑफ मोरल एंड एथिकल वैल्यूज, लोग अपने अखलाक, अपने जो है ना मोरल वैल्यूज़ को ज़्यादा अहमियत देना, वो अच्छे रहना, गांधी जी ये बोलते थे। एथिकल एब्सोल्यूटनेस वाज टेकन फ्रॉम द रीता
ऑफ वेदांता, ये सब उनके अपने अपने किताबों से उन्होंने वर्ड्स लिए थे। डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस, जनरली नॉन वायलेंस मीन्स नॉट डूइंग वायलेंस, नॉट टू किल, नॉट टू हार्म। गांधी जी लेड नॉन वायलेंस इज अ पावरफुल वेपन अगेंस्ट ब्रिटिश, तो उन्होंने नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे और सबको नॉन वायलेंस के लिए जो करते थे। नॉन वायलेंस क्या है? वायलेंस नहीं करना, किसी को मारना नहीं, किसी को तकलीफ नहीं देना। डॉक्ट्रिन ऑफ सत्याग्रह, गांधी जी सत्याग्रह करे थे, ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है उन्होंने सत्याग्रह वो करे थे। गांधी जी एक्सप्लेन सत्याग्रह नॉट एज अ फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन बट एज अ मीन्स टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन रूल एंड टू ऑब्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो उन्होंने जो है ही फ्रेज द वर्ड सत्याग्रह व्हेन ही वाज इन साउथ अफ्रीका विच हैज़ कॉल्ड लव फोर्स। तो साइलेंटली कोई चीज़ का प्रोटेस्ट करना, ठीक है, ये सत्याग्रह में आते हैं। उसमें तरीके हैं यहाँ सिविल ओबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन, हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल करना, काम में साथ नहीं देना, जो आजकल हम देखते हैं हड़ताल वगैरह होते हैं, वो सब गांधी जी के सत्याग्रह के ऊपर ही डिपेंड करते। कोई चीज़ आपके पर गलत हो रही, जुल्म हो रही, तो उसका प्रोटेस्ट करना साइलेंटली, दैट इज सत्याग्रह। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, गांधी जी ओपाइंड दैट रिलीजन इज एसेंशियल फॉर पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन रिप्रेजेंट। तो गांधी जी बोले रिलीजन पॉलिटिक्स को लेके चलना, पॉलिटिक्स रिलीजन को लेके चलना, दोनों एक दूसरे के बगैर क्या है, एक मुर्दे के बराबर है, दोनों का अहमियत रहती है। एंड्स एंड मीन्स, गांधी जी ऑलवेज सपोर्टेड नोबल मीन्स टू ऑब्टेन एंड्स। Tolstoy is one of the Western philosophers who suggested universal love against ends and means. Gandhi ji always supported noble means to obtain ends. Tolstoy is one of the Western philosophers who suggested universal love against violence. To gain social and political aims and objectives, Gandhi ji and Tolstoy argued in favor of noble means. मीन्स रिजेंबल्ड सीड्स एंड द एंड रिजेंबल्स ट्रीज। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, गांधी जी का मानना ये था। तो कोई भी चीज़ का जो है अच्छी शुरुआत करना या अच्छी नीयत से करना ताकि उसका रिजल्ट भी अच्छा आए। ट्रस्टीशिप, गांधी जी विजन द सोसाइटी शुड बी लाइक रामा राज्य इन विच पीपल बिलीव दैट देयर प्रॉपर्टी, इंडस्ट्री, लैंड एंड बिजनेस एज अ ट्रस्टीशिप। The concept of trusteeship is people get what they require and offer the remaining to those who deserve it. तो जितनी ज़रूरत है उतना ही लोग अपने लिए लेते थे, बाकी का दूसरों को ऑफर कर देते थे जिसको उसकी ज़रूरत रहती थी। दैट इज ट्रस्टीशिप। सेफगार्ड्स ऑफ राइट, सेम लिबर्टी का आंसर भी इसके अंदर आप रिपीट कर दे सकते हैं। सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी एग्जैक्टली वही आंसर से, ठीक है, वही पॉइंट्स है पूरे इसके अंदर। सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, मोस्टली 5 मार्क्स या 2 मार्क्स के अंदर ये आंसर देता हूँ। सिविल राइट्स क्या है? राइट बोले तो हक, हक किसको बोलेंगे? अब जैसा आपको पढ़ने का हक है, कोई यहाँ पे आप रोक नहीं सकता। आपको इंडिया में आप कहीं भी जाके बस सकते, कहीं भी रह सकते, आपको हक है। आपको कोई भी मज़हब चूज़ करने का हक है, ठीक है। तो वैसे उसको राइट्स बोलेंगे जो अपने को कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हुए हैं। तो राइट्स में अपने को टाइप्स है, सिविल राइट्स है। सिविल राइट्स आर एसेंशियल, सिविल बोलते हैं पब्लिक, पीपल से रिलेटेड। Civil rights are essential for civilized society as they provide primary facilities for an individual to live happily with dignity. किस लिए बनाए कानून? ताकि लोग आपस में अच्छे से खुशी के साथ रह सके। इसमें राइट टू लाइफ है, जिंदा रहने का सबको हक है, कोई किसी को मार नहीं सकता। राइट टू लिबर्टी, अपनी लिबर्टी एंजॉय कर सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी, सब इक्वल है, सबको इक्वालिटी का हक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये तो है सिविल राइट्स। उसके अलावा पॉलिटिकल राइट्स भी है, जिसमें आपको वोट डालने का हक है। अगर आप 18 साल के हो गए तो आप सिटीज़न हैं इंडिया के, तो आप वोट डाल सकते हैं। आप जो है इलेक्शन में ठहर सकते हैं, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको ये सारे हक इसके अंदर मिले हुए हैं किस, ठीक है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी किसको बोलेंगे? ऐसी गवर्नमेंट जो पब्लिक चूज करती वोट डाल के। द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है? गवर्नमेंट्स कई टाइप के हैं। अब अपन देखते हैं सऊदी में, दुबई में, सब जगह जो है बादशाह हुकूमत है, जहाँ पे
एक बादशाह के बाद दूसरा उसका बेटा या उसका रिश्तेदार बैठ जाता है। इंडिया में क्या है, अपने पास डेमोक्रेसी। ऐसे कई कंट्रीज में डेमोक्रेसी है जहाँ पब्लिक कौन उनको रोल करेगा वो चूज करती। ठीक है, तो द टर्म डेमोक्रेसी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस विच मीन्स द पीपल एंड कर्तियो विच मीन्स पावर। देयरफॉर डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय द पावर ऑफ पीपल, यानी जो भी गवर्नमेंट जो है लोगों के द्वारा बनाई जाती, दैट इज डेमोक्रेसी। फ़ायदे क्या है इसी गवर्नमेंट का? एफिशिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि लोग चूज़ कर रहे हैं तो अच्छे आदमी को चूज़ करेंगे, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट भी अच्छा काम करेंगी। ठीक है, बादशाह गवर्नमेंट में कोई भी बैठ जाओ आपके हाथ में नहीं रहता, तो उन्हें जैसा चलाया चलना रहता। यहाँ पे क्या है, अपन कुछ चीज़ें देख के वोट डाल के चूज़ कर दें, तो अच्छी गवर्नमेंट होने की उम्मीद कर सकते हैं। अपहोल्ड इंडिविजुअल लिबर्टीज, जब लोगों का बीच में से अपना लीडर जाएगा वहाँ पे, तो उन्हें क्या करेंगे, लोगों का ख्याल करेंगे, तो इंडिविजुअली उन्हें लोगों की लिबर्टी का ख्याल करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी, और उन्हें सबको इक्वल स्टेटस देंगे, चाहे पॉलिटिकल रहने दो, इकोनॉमिक रहने दो, सोशल मैटर, सबको बराबर समझेंगे उन्हें। डेमोक्रेसी इंकलकेट्स मोरल वैल्यूज, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता, अखलाकी तौर से जो है ना मोरल वैल्यूज़ को जो है ना ज़्यादा अहमियत दी जाती। डेमोक्रेसी टीचर्स कॉपरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॉलरेंस, सेल्फ सेक्रीफाइस, प्रमोट्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ कैरेक्टर टू एन इंडिविजुअल। डेमोक्रेसी में जब उन्हें जाएंगा तो उन्हें सबको अहमियत देंगे, उन्हें जो है ना कोऑपरेट करेंगे, सबके साथ मिलके काम करेंगे। सपोर्ट्स वर्ल्ड पीस, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती, हमेशा दूसरे कंट्रीज़ के साथ पीसफुली रहती, जैसा इंडिया है। डीमेरिट्स, नुकसान क्या है, एक्सपेंसिव गवर्नमेंट है, क्योंकि बहुत सारे पोजीशंस इसमें क्रिएट करना पड़ता, इलेक्शंस कराना पड़ता, तो ये क्या हो जाता, अपने को बहुत खर्चा होता। वीक एंड अनस्टेबल, अगर गवर्नमेंट सही नहीं रही या कुछ इश्यूज हो गए, गवर्नमेंट गिर जाती। एक पार्टी अगर मेजॉरिटी में नहीं आई तो जो है इलेक्शंस का फ़ायदा नहीं होता। वीक और अनस्टेबल, द गवर्नमेंट बाय द माइनॉरिटी, generally democracy represents the government by the majority, but in reality it is the government by the minority. In the most of the democratic states there exists voting system. In this system the party which secures minority vote attains the power and the party which secures majority votes remains in opposition. तो यूजुअली क्या हो रहा, अपने पास भी होता माइनॉरिटी, यानी कि जो कम तादाद में लोग हैं, जैसा मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है अपने पास, ज़्यादातर मुस्लिम्स जिसको वोट डाले वो पार्टी जो है पावर में आती। ठीक है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट अपने पास चलता। डिस्करेजमेंट ऑफ कल्चर, सिविलाइजेशन, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इन डेमोक्रेसी पीपल डो नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग कल्चर सिविलाइजेशन। अब वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है, लोग अब इंडियन कल्चर है अपना, उसको ऊपर लाने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, और वो लोग जो है ज़्यादातर यानी कि रेस्पॉन्सिबल नहीं होते लोग। स्लो डिसीजन मेकिंग, डेमोक्रेसी में कोई भी चीज़ का फैसला आसानी से नहीं होता। डिसीजन, बादशाह हुकूमत में क्या है, सुबह उठे उन्होंने डिसीजन ले लिया, क़िस्सा हो जाता। यहाँ पे नहीं, यहाँ पूरा जो है प्रोसेस होता, वोटिंग होती है, डिस्कशन होता, जब जाके उसका फैसला लिया जाता। सजेस्ट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, अगर आपको डेमोक्रेसी सक्सेसफुली जो है करना है, यानी कि गवर्नमेंट सक्सेसफुल रन करना है, तो क्या चीज़ और है, तो सक्सेसफुली डेमोक्रेसी गवर्नमेंट रहती। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल प्रेस, सबसे पहले क्या है, जैसा मैं समझाया इससे पहले आंसर में, अपनी जो प्रेस है वो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल रहना उन्हें, यानी कि आज़ाद रहना। गवर्नमेंट गलत करी तो उसको बोलने का दम रहना उसको, और किसी एक पार्टी के सपोर्ट में नहीं रहना, जब जाके क्या है हुकूमत सही चलती। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुआ रहना, कोई सी भी पार्टी आओ, ठीक है, एग्जाम्पल अब बीजेपी गवर्नमेंट गई, समझो कोई दूसरी पार्टी आई गवर्नमेंट में, कोई भी आन दो, हर किसी को रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखे हुआ है वही फॉलो करना है, जब उसमें अपने राइट्स और ड्यूटीज़ रहते, तो वो लोग अपनी मर्जी से कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अर्जेंट थर्स्ट फॉर डेमोक्रेसी, लोगों में भी भूख और प्यास रहना डेमोक्रेसी की, गवर्नमेंट में भी भूख और प्यास रहना डेमोक्रेसी की, जब जाके डेमोक्रेसी को आप अहमियत दे के रख सकते। एटर्नल विजिलेंस, जो समझाया था हमें, अपने अंदर भी जागरूकता रहना, आपको अगर समझो कंट्री में कुछ सही नहीं हो रहा, आपकी गली में कुछ सही नहीं हो रहा, उसकी आवाज़ उठाना, कभी भी उसका तरीक़े से उसको जो है हैंडल करना। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सेम अदालत अपनी इंडिपेंडेंट रहना, तो उसमें क्या है, सबको इंसाफ मिलता।
स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, पोजिशन स्ट्रॉन्ग रहना। रेगुलर इलेक्शन, हर 5 साल में कैसा भी इलेक्शन होना। एक जने जाके बैठ गए, इलेक्शन ही नहीं हो रहे तो उन्होंने अपनी मनमानी चलाते और डेमोक्रेसी का कोई फ़ायदा नहीं रहता। ठीक है। एक्टिव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो अपने बल्दिया गवर्नमेंट रहती है, लोकल अपने काउंसलर्स रहते, ये लोग एक्टिव रहना, क्योंकि हमारे पास ना पीएम आता ना सीएम आता, हमारे पास वही बल्दिया का जो कारकुन है, जो काउंसलर है, कॉर्पोरेटर है, उन्हें चाहता गली के काम हमारे को वही छोड़ने का रहता मेनली। ठीक है। हमारे जो रोज़मर्रा के काम है ये चीज़ें प्रॉपरली चलना। ठीक है। तो वो गवर्नमेंट एक्टिव रहना। ठीक है। व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, व्हाट आर इट्स फंक्शन। एग्जीक्यूटिव्स कौन रहते, एक कॉन्सेप्ट पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझो। इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस होने के बाद में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जब इलेक्शंस होते हैं तो एमपी चूज़ होता है उसमें। ठीक है। जैसा हमारे पास असद भाई है, तो एमपी चूज़ होके जाके पार्लियामेंट में बैठते। ठीक है। सारे तकरीबन 600 चिल्लर कुछ एमपी है, 600 के करीब। तो उन एमपीज़ में से प्राइम मिनिस्टर जो है चूज़ होता है पहले। वो प्राइम मिनिस्टर अपने अंडर में काम करने वाले मिनिस्टर्स को चूज़ करता। अपन जो एमपी चूज़ करे उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर और मिनिस्टर में फ़र्क रहता। उसमें से उन्होंने क्या करते, प्राइम मिनिस्टर कुछ 10 से 15 लोगों को, 20 लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे देते, अलग अलग पोजीशंस, अलग अलग डिपार्टमेंट देते। आप आईटी मिनिस्टर, आप एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, आप एजुकेशन मिनिस्टर, आप फॉरेन मिनिस्टर, आप डिफेंस मिनिस्टर, इसी तरीके से अलग अलग मिनिस्ट्रियाँ देते सबको, उसके इंचार्ज बना देते। उसको बोलते एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं उसको, एग्जीक्यूटिव। ठीक है। तो वो जो मिनिस्टर्स रहेंगे उन्होंने अपने डिपार्टमेंट का डिसीजन ले सकते सीधा। एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो एजुकेशन मिनिस्टर रहेगा उन्हें एजुकेशन डिपार्टमेंट का पूरा डिसीजन उसके हाथ में रहता। तो जो डिसीजन लेने का पावर जब आ जाता तो उन्हें बन जाता एग्जीक्यूटिव। आई बात समझ में। व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, वही है उसके फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव रहता अपने पास, उसके अंडर में पूरे मिनिस्टर्स जो आते हैं, उसके 15-20 जो डिपार्टमेंट संभालते वो सारे एग्जीक्यूटिव्स रहते। डन। चलिए, द एग्जीक्यूटिव इज वन ऑफ द ऑर्गन इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का दूसरा ऑर्गन है, मैं समझाया था। लेजिस्लेचर, इसके अंदर पूरे एमपीस आते, एमएलएस एमपीस वगैरह। ये एग्जीक्यूटिव्स में जिसको भी चूज करे एज ए मिनिस्टर वो लोग आते एग्जीक्यूटिव्स में, और जुडिशरी में अदालत आते पूरे। ये 3 ऑर्गन्स रहते गवर्नमेंट के। इट इज द हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड इट कंसिस्ट ऑफ हेड ऑफ द स्टेट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एम्प्लॉयज। तो इसके अंदर पूरे जने आते जो मिनिस्टर्स है, उन्होंने मिनिस्टर्स के अंडर आने वाले सारे एम्प्लॉयज उसके अंदर ही रहते। चलिए, इनका काम क्या है। पहला है डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर। मैं बोला ना, डिफेंस मिनिस्टर क्या करता, पूरा डिफेंस जो फौज रहती उसके अंडर में रहती। फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन मिनिस्टर है, बीच में स्मृति ईरानी थी अपने पास। तो इसमें जो है उन्हें फॉरेन दूसरे कंट्री से जो भी रिलेशंस रहेंगे वो मेंटेन करना इनकी जिम्मेदारी रहती है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, ठीक है, कंट्री के अंदर ऑफिशियल फंक्शंस जो जो होते हैं वो कैसा मैनेज। इट अपॉइंट्स एंड असाइन द वर्क टू द ऑफिसर, ऑफिसर्स को काम देना। इट ऑफर्स ट्रेनिंग एंड गाइड्स द वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, सबको ट्रेनिंग वगैरह का जो है ना ऑर्डर देना या ट्रेनिंग दिलाना। इट मॉडिफाइज द रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर ज़रूरत पड़ी कानून चेंज करना पड़ा स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के, उन्होंने कर लेते। इट सेफ गार्ड्स द लॉ एंड ऑर्डर, कानून की हिफाजत करना। जैसा कि अगर लॉ मिनिस्टर है उनका काम है पूरा कानून को, पुलिस को मेंटेन करना। इट अपॉइंट्स, होम मिनिस्टर आता उसमें। इट अपॉइंट्स एंड इंस्ट्रक्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ज़रूरत है तो उन्हें अपॉइंट करता और वो करता प्राइम मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की उसको ज़रूरत रहती है। डिस्टैब्लिशेस न्यू डिपार्टमेंट, इट रिस्ट्रक्चर प्रेजेंट डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट्स में चेंजेस करना है, अपने अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें चेंज करना है, जिसमें भी चेंजेस करना है वो पूरे लोग करते हैं। लेजिस्लेटिव फंक्शंस, पार्लियामेंट के अंदर ये लोग क्या काम करते हैं। इट फॉर्मुलेट्स एंड सबमिट द ड्राफ्ट बिल, बिल बोले तो कानून में अगर कुछ भी चेंजेस लाना है, नया कानून लाना है तो बिल पेश करना पड़ता। तो जो डिपार्टमेंट है उन्हें, अब एजुकेशन वाला एजुकेशन का बिल पेश करेगा, फाइनेंस वाला फाइनेंस का बिल पेश करेगा, तो इनका काम है बिल पेश करना। बाद में इस पर डिस्कशन होता, फिर उसके ऊपर वोटिंग होती, उसको बिल ड्राफ्ट करना बोलते हैं लेजिस्लेचर। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फंक्शन।
फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता, बजट बना के पेश करता, ठीक है, और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो पूरी जिम्मेदारी फाइनेंस मिनिस्टर की रहती। जुडिशियल फंक्शन, ठीक है, जुडिशियल फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव आर एज फॉलोज। जुडिशियल फंक्शंस अदालत से रिलेटेड, जजेस को अपॉइंट करना, ठीक है, जजेस को निकालना, ठीक है, किसी का पनिशमेंट, जैसा कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो है ना, कोई भी पनिशमेंट्स कंट्री में अदालत अगर किसी को भी कोई भी फैसला दे दी, कोई भी पनिशमेंट दे दी, तो वो पनिशमेंट को प्राइम मिनिस्टर कंडीशंस में, प्रेसिडेंट जो है कुछ कंडीशंस में बदल सकता। ये सब एग्जीक्यूटिव। इट परफॉर्म द डिसीजन टेकन बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ। इट डिक्रीजेस और एबॉलिशेस द पनिशमेंट, पनिशमेंट रख भी सकते, कम भी कर सकते, ख़त्म भी कर सकते। इट इलेक्ट्स द जजेस, जजेस को इलेक्ट करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी में आता, ठीक है। द जजेस ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जजेस आर अपॉइंटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव्स। बोला ना, सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जजेस को प्राइम मिनिस्टर वगैरह ही अपॉइंट करते। वेलफेयर फंक्शन, इन द प्रेजेंट वर्ल्ड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव इज टू कंडक्ट वेलफेयर प्रोग्राम्स। द एग्जीक्यूटिव मस्ट वर्क फॉर द डेवलपमेंट। तो जितना भी कंट्री में वेलफेयर की चीज़ें होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट वाले खुद करना है। पॉइंट आउट द फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी में मैं क्या बोला, अदालत, ठीक है। जुडिशरी में क्या आते हैं, अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके अंदर के जितने भी कोर्ट्स रहते ये सब जुडिशरी में आते हैं। तो जुडिशरी क्या है, थर्ड ऑर्गन है गवर्नमेंट का, ठीक है। जुडिशरी में क्या क्या आता है, सबसे पहले डिस्पेंसिंग जस्टिस, इंसाफ करना, पहली जिम्मेदारी इनकी, ठीक है, पनिशमेंट्स देना, इंसाफ दिलाना लोगों को, ये जस्टिस का है। दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जैसा आप सिविल राइट्स पढ़े थे, लोगों के जो राइट्स है वो राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसकी जिम्मेदारी जो है अदालत की है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रोटेक्ट करना इनकी जिम्मेदारी है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है जो भी कानून है वो कानून के हिसाब से कंट्री चल रही नहीं चल रही, वो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का काम है उसके ऊपर नज़र रखना और उसको मेंटेन करना, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का भी पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास रहता है। जुडिशियल रिव्यू आगे आंसर भी है अपने को। जुडिशियल रिव्यू क्या है, जब भी कानून बनाते, समझे, जब गवर्नमेंट कानून बनाती तो उसको चेकिंग के लिए अदालत को भिजाते कि कानून के हिसाब से यानी बराबर है या नहीं है जो नया कानून बना, उसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम इन फेडरल सिस्टम, the judiciary plays a significant role in federal system. It solves the conflicts between two provinces and also between the provinces and the central government. इनका काम है सेंटर और स्टेट में अगर कुछ झगड़े हो रहे या स्टेट में झगड़े हो रहे, वो झगड़ों को सॉल्व करना इनकी जिम्मेदारी में आता। एडवाइजरी फंक्शन, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता, कभी भी सिर्फ एडवाइस कर सकता, हुक्म नहीं दे सकता उन्हें, ठीक है। कोई भी चीज़ को लेके अगर एडवाइस की ज़रूरत पड़ रही तो उन्हें एडवाइस दे सकता हूँ। नेक्स्ट है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइस, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में क्या है, अपील कर सकते हैं। सपोज अपने पास का सिस्टम कैसा है, अगर अपन कोई केस जो है, कोई फैसला आपको लोअर कोर्ट दे दिया तो वो फैसला आप फिर हाई कोर्ट में जाके फिर से जो है चैलेंज कर सकते, फिर आप अपील कर सकते। हाई कोर्ट में भी अगर कोई डिसीजन हो गया तो फिर वो फैसले को आप सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर से अपील कर सकते, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। ये पावर भी कोर्ट के पास है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट क्या करती है, अपने जितने भी जजमेंट्स है उसको रिकॉर्ड बना के सेफ रखती ताकि फ्यूचर में जो है इसका इस्तेमाल कर सके। Providing service regulation, it provides service rules to staff who are working in courts. जो भी स्टाफ इनके पास काम करता उसके रूल्स वगैरह भी बनाना कोर्ट की जिम्मेदारी है। Explain any 4 kinds of sovereignty.
नॉर्मल सॉवरेनिटी तो पढ़ा दिया मैं आपको, सुप्रीम पावर कौन से टाइप की है। सबसे पहले नॉमिनल सॉवरेनिटी। नॉमिनल सॉवरेनिटी किसको बोलेंगे? जहाँ पे सिर्फ नाम का पावर है ना, सिर्फ नाम, असलियत में उन्होंने कुछ भी काम नहीं करते अपने पास। अक्सर घर में अगर बूढ़े बड़े रहे तो वो लोग को जो है अपन बड़ा मानते हैं हर चीज़ में, लेकिन काम पूरा अपने पास जो है वालिद अंजाम देते। तो यहाँ पे जो है दादा जो रहेंगे उन्होंने रहेंगे नॉमिनल सॉवरेन, बड़े नाम के रहेंगे, काम पूरा जो है रियल सॉवरेन करते हैं वो रहता है अपने वालिद। ओके, नाम के बड़े रहना, दैट इज नॉमिनल। रियल सॉवरेन जिसके हाथ में एक्चुअली में पूरा पावर रहता है, जैसा प्राइम मिनिस्टर है अपने पास। उसके बाद है लीगल सॉवरेन। लीगल सॉवरेन इंडिकेट द सुप्रीमेसी विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मल लॉ। लीगल सॉवरेन इज एलिजिबल टू इशू द हाईएस्ट ऑर्डर्स। लीगल सॉवरेन कानून से उनको मिल गया कि आप किसी को अपन पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते, अब उन्होंने क्या है कोई भी फैसला ले सकते लीगली, दैट इज लीगल। यहाँ अपने पास प्रेसिडेंट भी है, ठीक है, ये लोग लीगली बड़े रहते। पॉलिटिकल सॉवरेन। पॉलिटिकल सॉवरेन पोजेस अल्टीमेट एंड फाइनल अथॉरिटी behind the legal sovereign, however, in another power legally unknown, unorganized and incapable of expressing the will of the state in the form of legal command. Yet with the power of to those mandates, the legal sovereign will in practice bow and whose will must ultimately prevail in the state. ये क्या है? सिर्फ उनकी पूरी कंट्री में चलना। डिक्टेटर्स आते अपने पास। डिक्टेटर्स का क्या रहता? तानाशाह बोलते। एक बार जैसा कि अपने को नॉर्थ कोरिया का किस्सा है, नॉर्थ कोरिया का जो हेड लीडर जो बड़ा है, उन्हें जो है उसके हिसाब से पूरी जिंदगियां चलते, उसके ने पॉलिटिकल सॉवरेन है, पॉलिटिकली हर एक को कंट्रोल करता हूँ और चेंज होने का कोई चांस नहीं रहता। ओके, नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टेट किसको बोलेंगे? गवर्नमेंट किसको बोलेंगे? स्टेट बोले तो एक जगह है, कंट्री फिजिकल है। गवर्नमेंट है उसके अंदर जो कंट्रोल करती है लोगों को, वो है गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट इज स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टेट इज अ ब्रॉड एंड इट इंक्लूड्स ऑल द इंडिविजुअल। स्टेट में क्या रहते हैं? पूरे लोग इसी के अंदर रहते, कंट्री के अंदर। गवर्नमेंट इज नैरो। गवर्नमेंट छोटा कॉन्सेप्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली फ्यू इंडिविजुअल। गवर्नमेंट में कितने जने रहते हैं? जितने लोग हुकूमत में है उतने ही लोग गवर्नमेंट में रह रहे हैं अपने, ठीक है। स्टेट के अंदर क्या है अपने को? हर सिटीजन प्लस गवर्नमेंट के लोग भी स्टेट के अंदर आते। इट इज़ परमानेंट। कंट्री परमानेंट रहती, गवर्नमेंट टेम्पररी रहती, चेंज होते रहती। इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट बोल तो अब मैं इंडिया बोल तो इंडिया को उठाओ तो उठा नहीं सकता हूँ, समझने की चीज़ है खाली कंट्री, ठीक है। कंट्री क्या है? रियली आप कंट्री को जो है वो नहीं कर सकते, कंट्री को सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हैं। इट इज़ अ कॉन्क्रीट। गवर्नमेंट क्या है? कॉन्क्रीट है, फिजिकली रहते। पीपल कैन बी अगेंस्ट स्पेसिफिक गवर्नमेंट बट नॉट अगेंस्ट स्टेट। तो लोग जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो सकते हैं लेकिन कंट्री के अगेंस्ट नहीं हो सकते। स्टेट पोजेस सॉवरनिटी। स्टेट में सॉवरनिटी रहना मस्ट है। गवर्नमेंट डज नॉट पोजेस सॉवरनिटी बट एक्सरसाइजेस सॉवरेन पावर। गवर्नमेंट क्या है? खुद सॉवरेन नहीं होती, उन्हें आके जब तक पावर में रही सॉवरेन यूज़ करती, फिर उसको छोड़ देना पड़ता। स्टेट में तो हमेशा ही सॉवरनिटी रहती है। ऑल द स्टेट्स आर यूनिवर्सल एंड पोजेस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। सारे कंट्रीज छोटे रहने दो या बड़े रहने दो, सेम रहता उसके अंदर पॉपुलेशन रहेंगी, उसके अंदर सॉवरनिटी रहती है, उसके अंदर जो है वही कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। इट इज़ डिफरेंट इन ऑल स्टेट। गवर्नमेंट सब अलग अलग रहती है हर जगह की। मैं समझाया था, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है अपने पास, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट यूएस में है, किंगडम जो है सऊदी में है, सब जगह अलग अलग गवर्नमेंट्स रहते हैं। एवरी इंडिविजुअल मस्ट बी लॉयल टुवर्ड्स देयर स्टेट। हर एक को कंट्री का वफादार होना ज़रूरी है। डेमोक्रेसी में जो है आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं अगर उन्हें सही नहीं करी तो। पावर्स ऑफ द स्टेट्स आर ओरिजिनल, ठीक है। जो भी स्टेट है उसका अपना पावर रहता, परमानेंट रहता, ओरिजिनल रहता। पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर असाइंड एंड रेस्ट्रिक्टेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जो तय करे वही हिसाब से हुकूमत करना रहता। स्टेट हैज़ 4 एलिमेंट जो अपन पढ़ लिए, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। ये चीज़ें रहे तो कंट्री बोल सकते, जिसमें से गवर्नमेंट एक एलिमेंट है। ये गवर्नमेंट क्या है? एक इसका एलिमेंट है।
पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। ठीक है, स्टेट क्या है और सोसाइटी क्या है। स्टेट तो मालूम है अपने को, कंट्री को बोलते हैं। सोसाइटी बोले तो सोशली ऑर्गेनाइज। अब अपनी बारकस की एक सोसाइटी है या मुस्लिम एक सोसाइटी, अपन जिस भी चीज को जुड़े हुए हैं वो अपनी एक सोसाइटी है। ओके। स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या एक कंट्री है जो पॉलिटिकली अपन पहचानते हैं, हाँ ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये फलाना पॉलिटिकल मैप में। सोसाइटी इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये सोसाइटी से जुड़े हुई रहती है। इट हैज फिक्स टेरिटरी एंड बाउंड्रीज। कंट्री कोई भी उसकी लिमिट रहती, उसका नक्शा रहता, उसके आगे नहीं रहती, उन्हें फिक्स रहती। इट इज़ नॉट एनी फिक्स बाउंड्रीज। अब मैं बोला अरब सोसाइटी से हूँ, मैं अरब कम्युनिटी से। अरब एक जगह नहीं है, पूरी दुनिया में मिलेंगे आपको, तो इसके कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं रहते। मुस्लिम सोसाइटी से मैं बिलोंग करता हूँ, मुस्लिम एक जगह नहीं है, कोई एक दायरे में नहीं है, सब जगह, दैट इज सोसाइटी। इट हैज़ अ डेफिनेट गवर्नमेंट। स्टेट में मस्ट गवर्नमेंट रहती, लेकिन सोसाइटी की कोई भी गवर्नमेंट नहीं रहती, कोई बड़ा नहीं रहता इसका। इट derives its strength from laws and constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कानून के हिसाब से कंट्री रहती। इसमें ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं है, लेकिन कस्टम्स, कन्वेंशन एंड ट्रेडिशन, अपना जो रिलीजियस कस्टम्स रहते या फिर अपना जो भी है, अगर बारकस की गवर्नमेंट है तो बारकस के रीति रिवाज के हिसाब से रहेंगे। हैदराबाद की अगर सोसाइटी है अपनी, तो हैदराबादी रीति रिवाज के हिसाब से रहेंगे। दैट इज कॉल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। इट हैज़ द पावर ऑफ कंपल्शन इन एनी इंडिविजुअल डिसोबे। यहाँ पे क्या है, आपको कुछ भी कानून तोड़े तो आपको जो है ना यहाँ पे सज़ा मिल सकती है, आप कानून नहीं तोड़ सकते। सोसाइटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी को सलाम नहीं करा तो मेरे को कोई सज़ा नहीं है, मैं किसी की रिस्पेक्ट नहीं करा तो मेरे को कोई सज़ा नहीं है। ठीक है, इसमें आप कोई चीज़ कंपलसरी नहीं कर सकते। काफ़ी है 5 पॉइंट, इसके 5 मार्क्स में आएंगे आना नहीं है। डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड नेशनैलिटी। नेशन से स्टेट को जो बोलते हैं, कंट्री को। ठीक है, नेशनैलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फीलिंग। नेशनैलिटी क्या है, अपन अपने आप को जो है ना फील करना, जो है ना देश की मोहब्बत वगैरह फील करना, अपन नेशनैलिटी उसको बोलेंगे। यानी कि मैं इंडियन नेशनल हूँ, दुनिया में कहीं भी रहता हूँ, मैं अपने आप को इंडियन बोलता हूँ, दैट इज़ माई नेशनैलिटी। इट इज़ ऑलवेज पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज। सेम स्टेट जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज है। इट इज़ ऑलवेज एन अनऑर्गेनाइज एंड फ्लेक्सिबल फीलिंग। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता, कुछ नहीं, आप ये बोलो ये करो। ठीक है, ये एक अपनी खुद की फीलिंग रहती है जो अनऑर्गेनाइज रहती है। देयर इज़ नो नेशन विदाउट नेशनैलिटी। हर नेशन में नेशनैलिटी ज़रूरी है। नेशनैलिटी कैन एग्जिस्ट विदाउट नेशन। नेशनैलिटी अगर मैं स्टेट के बाहर भी हूँ तो मैं अपने आप को इंडियन बोल सकता हूँ, वहाँ मेरा नेशन होना ज़रूरी नहीं है मेरे को। इट इज़ नॉट डिपेंड, क्योंकि नेशन किसी नेशनैलिटी पे डिपेंड नहीं होता। इट इज़ डिपेंडेंट। इन्हें नेशन हुआ तो इस नेशनैलिटी होती। पीपल हु फॉर्म्ड एज अ नेशन शुड फॉलो लॉस इम्पोज बाई स्टेट। तो नेशन के अंदर रहेंगे, कंट्री में, तो जो कानून है फॉलो करना है। देयर एग्जिस्ट नो कॉन्स्टिट्यूशनल अंटिल नेशन इज नॉट फॉर्म्ड, बट पीपल फॉलो स्पेसिफिक कॉमन रूल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। तो नेशनैलिटी के हिसाब से आपको जो फॉलो करना है फॉलो कर सकते, नहीं करना है नहीं कर सकते। ठीक है, 5 मार्क्स में आया तो आता हो। फीचर्स, टू मार्क्स में पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ। सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी हो गया। इक्वालिटी, व्हाट इज इक्वालिटी? एक्सप्लेन इन 3 टाइप्स ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है कि सबको बराबरी का दर्जा देना। कंट्री के अंदर चाहे वो अमीर हो गरीब हो, को से भी जो है और मज़हब का हो, को से भी जो है ज़ात का हो, आदमी हो औरत हो, सबको इक्वली ट्रीट करना, दैट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी इंडिकेट्स इक्वालिटी ऑफ राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, सबके हक बराबर, सबको मौके बराबर देना, दैट इज इक्वालिटी। इसके टाइप्स है सोशल इक्वालिटी, यानी समाज में सबको इक्वल स्टेटस देना।
जैसा मैं बोला, चाहे उन्हें किसी भी ज़ात का, कलर का, कोई भी चीज़ का रहने दो, उन्हें गरीब अमीर सबको बराबरी का दर्जा देना। जो गवर्नमेंट के स्कीम्स निकल रहे हैं बराबर सबको कंसिडर करना, वोट डालने का हक सबको बराबर देना, दैट इज़ कॉल्ड सोशल इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी यानी कि पैसे के मामले में सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ देना। नए अमीरों को कुछ प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, गरीबों को काम नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं, सबको इक्वली ट्रीट करना। इकोनॉमिकली पैसा कमाने का मौका सबको बराबर देना, ठीक है। गवर्नमेंट के सारे स्कीम्स सबको कंसिडर करके बनाना फाइनेंशियली, तो दैट इज़ इकोनॉमिक इक्वालिटी। इंटरनेशनल इक्वालिटी मीन्स ऑल नेशंस इन द वर्ल्ड आर इक्वल डिस्पाइट ऑफ देयर जियोग्राफी। छोटी कंट्री, बड़ी कंट्री, समझे, ऐसा नहीं है। छोटी से छोटी कंट्री के अभी जो प्राइम मिनिस्टर है और बड़ी से बड़ी कंट्री का भी जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रहेगा, सबका स्टेटस इक्वल, एज एन इक्वल जो है ना, उसको एक कंट्री कंसिडर करना, सबको बराबर कंसिडर करना, दैट इज इंटरनेशनल इक्वालिटी। डिस्क्राइब एनी 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस। जरूरत नहीं है अब, इसको इम्पोर्टेंट नहीं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ राइट्स। राइट्स की खासियत क्या है, फीचर्स क्या है, राइट्स किसको बोलेंगे। राइट्स आर पॉसिबल ओनली इन सोसाइटी। राइट्स ओरिजिनेट इन द सोसाइटी, सो दे आर पॉसिबल ओनली इन सोसाइटी। दे डू नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द सोसाइटी। दे रिप्रेजेंट द सोशल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। तो राइट्स क्या है, एक आदमी खुद एंजॉय करता नहीं करता वो उसकी मर्जी के ऊपर रहता, उसके बाहर जो है उन्हें जाके कुछ नहीं कर सकता उन्हें, ठीक है। अपनी सोसाइटी के अंदर ही अपने राइट्स एंजॉय करता। राइट्स आर इनहेरेंट इन नेचर। राइट्स आर इनहेरेंट स्ट्रिक्ट इन नेचर। इन मॉडर्न पीरियड दे आर कम्प्लीटली एक्सेप्टेड। राइट्स क्या है, सबको एक्सेप्ट करना पड़ता। अगर किसी का राइट है 18 के बाद वोट डालने का, तो उसको डालना है, कोई दूसरा उसको रोक नहीं सकता। राइट्स आर नॉट absolute. Individual cannot exercise his rights completely as there are certain limitation imposed by society and state. आपको राइट फॉर एग्जांपल कोई चीज़ को दे दिए, जैसा अपने पास जो है अब लिव इन रिलेशनशिप का जो है अपने पास अलाउ कर दिए, लेकिन यहाँ पे जो है अलाउ कर दिए, लेकिन अपनी सोसाइटी और कंट्री में अभी भी उस चीज़ को बुरा माना जाता है क्योंकि ये बुरी है। तो वो हिसाब से जो है राइट मिलने पर भी आपको बास जगह पे जो है लिमिटेशंस में रहना पड़ता। राइट्स आर यूनिवर्सल, सब के लिए रहता राइट। राइट बोले तो खासकर गुजरात के, महाराष्ट्र के, आंध्रा के लोगों के लिए ये राइट है, तेलंगाना के लिए ये राइट, ऐसा नहीं है। राइट सबके लिए एक है, ओके। राइट्स प्रेसीड्स द स्टेट्स। राइट्स आर आउटपुट्स ऑफ हिस्ट्री एंड। तो जो कंट्री थी, कंट्री में जो चीज़ों की राइट्स देना था, वो लोग हिस्ट्री के हिसाब से, प्रीवियस इवेंट्स के हिसाब से डिसाइड करें किसको क्या राइट देना है। एक्सप्लेन पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स क्या है अपने को, राइट टू वोट, वोट डालने का हक है। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, आप इलेक्शन में खड़ा सकते हैं। राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस, आप चाहे तो जो है ना अपनी कोई भी, द राइट अलाउंस टू होल्ड इन अ वैरायटी ऑफ गवर्नमेंट पोजीशंस, सिटीजन्स टू मैनेज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में आप कोई भी पोजीशन पे काम कर सकते हैं, जाके आप गवर्नमेंट की कोई भी जॉब कर सकते हैं अगर आप एबल है तो। राइट टू अपील, आप जो है गवर्नमेंट को कोई भी चीज़ की अपील कर सकते हैं। राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अगर गलत करी तो आप उसके अगेंस्ट में बोल सकते, दैट इज क्रिटिसाइज। एक्सप्लेन द वेरियस क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन। अगर आप अच्छे सिटीजन हैं तो आपके अंदर क्या क्या चीज़ें रहना। ओबीडियंस टू लॉ एंड ऑर्डर, सबसे पहले कानून का पालन करना, कानून को इज्जत देना, कानून को फॉलो करना। रिपोर्टिंग ऑफ क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स के बारे में जो है गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना। नेशनल सर्विस, अगर कंट्री को ज़रूरत है फौज में या पुलिस में जाके आप सर्विस गवर्नमेंट को दे सकते हैं। वोटिंग ड्यूरिंग इलेक्शन, इलेक्शन के टाइम पे जो है वोट डालना। पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड रेट्स, टाइमली जो है पेमेंट्स करना और टैक्सेस वगैरह पे करना। लॉयल्टी टू द स्टेट, स्टेट के लिए वफादार रहना हमेशा। रिस्पेक्ट टू नेशनल सिंबल्स, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग वगैरह को रिस्पेक्ट देना।
हाउ सिटीजनशिप इज लॉस्ट, आपकी सिटीजनशिप आपसे छीन ले सकते, आप खो दे सकते सिटीजनशिप, ठीक है। किन हालात में आपकी सिटीजनशिप छीन ले सकते हैं, आपको जो है ना कंट्री से यानी कि सिटीजनशिप से बर्खास्त कर सकते हैं। पहला है रिनंसिएशन, अ सिटीजन कैन लूज हिज सिटीजनशिप नेचुरली बाय गिविंग अप सिटीजनशिप, आप ये कंट्री में नहीं रहना चाह रहे हैं, आप गवर्नमेंट को बोल के अपने सिटीजनशिप खाली यहाँ से कैंसिल करवा ले सकते हैं। बाय विलिंग एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ अनदर, दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप मिल गई तो आप इस कंट्री की सिटीजनशिप को छोड़ सकते हैं। मैरिज, अ वुमेन लूजेस, अगर एक जने यहाँ से जो है ना, जैसे आपने बात अक्सर होता बाहर शादी करके चले गए, वहाँ की अगर सिटीजनशिप मिल गई तो यहाँ की सिटीजनशिप कैंसिल हो सकती है। एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस, डेकोरेशन और टाइटल फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट, दूसरी कंट्री आपको बुला के, कई बार देखिए अपन कई प्लेयर्स दूसरी कंट्री को खेलते जाके, तो वो लोग वहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, वहाँ की सिटीजनशिप दे दे रहे, तो उन सूरत में भी आपकी सिटीजनशिप कैंसिल। लॉन्ग एब्सेंस, अगर आप 10 साल तक कंट्री के अंदर नहीं है किसी भी उसके हिसाब से, कि जैसा कई कंट्रीज़ में है, इतने साल तक अगर आपकी कोई रिपोर्टिंग नहीं रही तो आपकी सिटीजनशिप कैंसिल। काफ़ी है 5 पॉइंट्स। एक्सप्लेन एनी 4 मेरिट्स ऑफ सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म किसको बोलेंगे, कंट्री के अंदर सारे मजहबों को इक्वल जो है रिस्पेक्ट देना या फिर इक्वल फ्रीडम देना, उसको बोलते हैं सेक्युलरिज्म। सेक्युलर का मतलब फ्रीडम ऑफ ऑल रिलीजन, सारे रिलीजन का फ्रीडम रहना, किसी एक रिलीजन को अहमियत नहीं देना, दैट इज सेक्युलरिज्म। अगर कंट्री में वो कॉन्सेप्ट है तो उसका एडवांटेज क्या है। फर्स्ट है इक्वालिटी, all the religions or the religious citizens are treated equally without any discrimination, सारे लोग जो भी मज़हब के रहने दो सबको बराबरी का दर्जा देना। रिलीजियस फ्रीडम, सबको मज़हब की पूरी आज़ादी देना, चाहे उन्हें कोई भी मज़हब फॉलो करना चाहे अपनी मर्जी से। लॉ एंड ऑर्डर, द स्टेट फेसेस मेनी चैलेंजेस टू मेंटेन पीस इन द सोसाइटी वेरी इन डिफरेंट, सेक्युलरिज्म प्रमोट्स पीस एमंग, सेक्युलरिज्म से क्या है, आपसी जो है अलग अलग मज़हब वालों में जो है डिस्प्यूट्स ख़त्म होते, सब एक दूसरे के मज़हब की इज्जत करते, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में आसानी होती। रूल ऑफ लॉ, कंट्री क्या करती, सारे लोगों का जो है, सारे मज़हब के लोगों को अहमियत देती, सारे मज़हब के लोगों से उन्हें जो है ना क़ानून के बारे में एडवाइस लेती है, और क़ानून उस हिसाब से बनाती है कि कोई भी मज़हब को जो है ना उसमें फ़र्क नहीं लगना, यानी कि किसी मज़हब को फेवर करते हुए कोई क़ानून नहीं बनता। ओके, नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल बुक है इंडिया की, जिसके अंदर कंट्री कैसा चलना, उसके अंदर पूरे रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। जो अपन 26 जनवरी जो मनाते अपन, वो किस लिए मनाते हैं, जब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था, अपने ऊपर स्टार्ट हुआ था, जो कि डॉक्टर अंबेडकर एक कमेटी में को हेड करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे। ओके, अपन उसको इमेजिन कर लो, एक रूल बुक है जिससे कंट्री अपनी चलती। फीचर्स, सबसे पहले उसमें प्रियम्बल है। प्रियम्बल क्या है, अपने को काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन लिखे हुआ है इसके अंदर, कि अपनी ये जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ को लेके बनाया हुआ है, क्या क्या चीज़ों का इसके अंदर अपने को ख्याल रखे, इसका गोल क्या है, ठीक है, सारे चीज़ें जो है प्रियम्बल में पहले मेंशन करे हुए। ओके, उसके बाद है क्लैरिटी, हर चीज़ क्लियरली मेंशन करे हुई है, जिसमें कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स, क्लियरली इसके अंदर लिखे हुए हैं सारे राइट्स जो अपन अब तक पढ़ लिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में, अपने राइट्स क्लियरली इसके अंदर लिखे हुए हैं। ब्रेविटी, हर चीज़ जो है ना बेकारी का कुछ भी नहीं है, ब्रीफ में प्रिसाइज में क्लियरली लिखे हुआ है, कोई चीज़ ज़्यादा लेंदी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ कानून ऐसे हैं इसके अंदर जो हालात के हिसाब से बदल दिए जाते,
ठीक है, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि जैसा अपने को चेंजेस आते जा रहे हैं हर थोड़े साल में कंट्रीज़ में, पॉलिटिकल चीज़ों में। तो पहले जैसा कि वोट डालने की एज सपोज के 21 ईयर्स थी, अब क्या है 18 है। तो हालात के हिसाब से चीज़ें उसके अंदर बदले जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। अपने को रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन रहा तो कई कंट्रीज है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, जो वो लोग बनाते गए, जो बादशाह चेंज करा, जो उनका पीएम चेंज करा, वो कानून बन जाता, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अगर वो है तो उसका फ़ायदा क्या है? पहला है अ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपल एंड नेसेसरी फॉर ए फेडरलिज्म। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सीधा सीधा रहता और ज़रूरी है कोई भी एक फेडरल गवर्नमेंट के लिए, नहीं तो क्या होता अपने अपने कानून बना लेते, लड़ाई झगड़े चलते। इट सेफगार्ड्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, क्योंकि ये कानून अपना लिखे हुआ है, अपने राइट्स लिखे हुए हैं, इस वजह से जो है अपना जो है फंडामेंटल राइट्स जो है अपने सेफगार्ड होते हैं। क्योंकि अगर कुछ भी राइट्स लिखे हुए नहीं हैं तो अपने को जो है गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करने नहीं देती, यूज़ करने नहीं देती। इट प्रोवाइड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ड्यू टू इट्स फिक्स्ड नेचर, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है वो फिक्स है। कुरान अपनी फिक्स है, उसके अंदर जो लिखा हुआ है फिक्स है, हमको उसके हिसाब से चलना है। तो इसमें क्या है, आपको हर चीज़ फिक्स है जो भी लिखे हुए है, जिसकी वजह से जो भी गवर्नमेंट है उन्हें उस हिसाब से चलती। तो इसमें क्या है, अपने को पॉलिटिकली स्टेबल रहता, मालूम रहता गवर्नमेंट क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती। इसके नुकसान क्या है? द स्टेट कैन नॉट बी डेवलप्ड ड्यू टू इट्स फिक्स नेचर। अब ये फिक्स हो गया तो जो चल लेते आ रहा आज भी चल लेते वही कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है, चेंजेस आसानी से नहीं कर सकते, ये एक नुकसान है उसका। इट्स प्रोविजंस कैन नॉट बी अल्टर्ड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। लोग हम बोल रहे हैं कि ये कानून बदलो, तो आसानी से उसको बदल नहीं सकते। इट मेक्स जुडिशरी मोर पावरफुल। इसमें क्या है, अदालत के हाथ में ज़्यादा पावर दिया हुआ है। नेक्स्ट चलिए, रिटर्न एंड अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपको समझा दिया, सेम पॉइंट्स हैं। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हर चीज़ फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड है, लिखी हुई है। अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जो जैसा ज़िंदगी चल रही, जैसा वो लोग का रीति रिवाज है, वो हिसाब से वहाँ कानून बन जाता, कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता। प्रिंसिपल ऑफ स्टेट आर क्लियरली मेंशन। स्टेट के, कंट्री के जो भी रूल्स है वो उसके अंदर क्लियरली लिखे हुए। द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कस्टमरी। यहाँ पे कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं रहते, उन लोगों का जैसा रहन सहन है वही पेश करते, वही उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल असेंबली एट सर्टन टाइम। तो कुछ इसमें चेंजेस लाना है, कुछ है तो पार्लियामेंट के अंदर एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू इसके अंदर वो करता। इट कंटेन्स सम रिटर्न एलिमेंट्स, सम ऑफ देम आर इन द फॉर्म ऑफ लॉस एंड फंडामेंटल कैरेक्टर्स विच आर मेड पीरियडिकली। इसमें लिखे भी गए तो थोड़ा बहुत लिखे जाता और हालात के हिसाब से इसको बदलते रहते। इट कैन नॉट बी अमेंड इजीली। इसमें चेंजेस आसानी से पॉसिबल नहीं है। इट कैन बी अमेंड इजीली, चेंजेस आसानी से पॉसिबल है। इट इज़ प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसमें क्या है, हालात के हिसाब से, रेगुलर इंटरवल के हिसाब से चेंजेस आते। इट इज़ एवर चेंजिंग इन नेचर, इसको कभी भी बदल देते। ओके यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है, अपने को अगर कंट्री के अंदर एक ही गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उसको यूनिटरी गवर्नमेंट बोलेंगे। फेडरल गवर्नमेंट जैसा इंडिया में क्या है, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट है, इसको बोलते हैं आप फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट हैज़ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन रहता, वो गवर्नमेंट के हिसाब से चेंजेस आते रहते हैं। फेडरल में क्या है, रिजिड रहता, इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुआ है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता। इट्स कॉन्स्टिट्यूशन में और मे नॉट बी रिटन। इसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुआ भी हो सकता, नहीं भी लिखे हुआ हो सकता। इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुआ रहना जरूरी है। इट हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ये वन टाइप की गवर्नमेंट है, इसमें दो गवर्नमेंट है, एक स्टेट और एक सेंट्रल। देयर इज अ स्कोप फॉर डिक्टेटरशिप। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या, एक गवर्नमेंट आ गई पूरी कंट्री को उन्हें कंट्रोल करती। दैट इज अ, इट हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी, देयर इज अ स्कोप ऑफ डिक्टेटरशिप। यहाँ पे डिक्टेटरशिप का चांस हमेशा बने हुआ रहता, उन्हें आके अपनी मनमानी चलाता। देयर इज नो स्कोप फॉर डिक्टेटरशिप।
यहाँ पे डिक्टेटरशिप का कोई चांस नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट्स अलग अलग है, कोई एक अपनी मनमानी नहीं चला सकता। इज एक्ट फॉर स्मॉलर स्टेट, यूनिटरी गवर्नमेंट छोटे मोटे कंट्रीज में चला सकते। इट इज़ एक्ट फॉर लार्जर स्टेट्स, ये बड़े कंट्रीज अगर है तो एक गवर्नमेंट पूरा कंट्री को कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए इसमें दो टाइप की गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट रहती है। चलिए वेरी शॉर्ट, गिव एनी टू ट्रेडिशनल डेफिनेशन फॉर पॉलिटिकल साइंस, कोई भी एक डेफिनेशन इसके अंदर याद है तो या दो डेफिनेशन याद करके लिख दो सकते हैं। राइट अबाउट बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, परसेप्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स देयर ओन पॉलिटिकल सिस्टम। द बिहेवियरल मूवमेंट वॉज लेड बाय अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट नेमली चार्ल्स मरियम। बिहेवियरिज्म क्या है? पॉलिटिकल बिहेवियर, कंट्री का जो है पॉलिटिक्स कैसा चल रही उस चीज़ को समझना। परसेप्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स देयर ओन पॉलिटिकल सिस्टम, लोग अपनी गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचते, वो चीज़ को पढ़ना बिहेवियरिज्म होता है। स्टेट का डेफिनेशन है, पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी, कोई भी एक डेफिनेशन याद कर लो। गवर्नमेंट का डेफिनेशन, गवर्नमेंट इज द एजेंसी और मशीनरी थ्रू विच कॉमन पॉलिसीज आर डिटरमाइंड एंड कॉमन अफेयर्स आर रेगुलेटेड एंड कॉमन इंटरेस्ट आर प्रमोटेड। गवर्नमेंट क्या है? एक एजेंसी है कंट्री की, जिससे अपन जो है जो गोल्स रहते वो अचीव करते, पब्लिक को जो है डील करना है, पब्लिक के लिए पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करना है, सब गवर्नमेंट का काम है, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। सोसाइटी किसको बोलेंगे समझाया मैं, सोसाइटी जो है ना ग्रुप ऑफ पीपल, आप अकेले कई सारे सोसाइटीज़ के साथ एसोसिएटेड रह सकते हैं, ठीक है। द टर्म सोसाइटी इंडिकेट्स वेरियस काइंड्स ऑफ रिलेशन, सेवरल ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस। The word law is derived from the Teutonic word German lag. लॉ कहाँ से आया? विच मीन्स टू ले, टू सेट। तो जर्मन लैंग्वेज में लैग एक वर्ड है जहाँ से लॉ वर्ड लिया गया। द वर्ड लॉ रिप्रेजेंट्स द एक्सटर्नल कोड ऑफ कंडक्ट। एक्सटर्नल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि अगर आप फिजिकली कोई जो है ना इलीगल काम करे तो आपको एक्सटर्नली जो है किसी वो चीज़ जो है लॉ के अंडर में आती। आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो आप रूल कोई लॉ के अंडर में नहीं आते। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ किसको बोलेंगे? ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ एंड नो वन मस्ट आर्बिटरीली बी पनिश्ड। रूल ऑफ लॉ इंक्लूड्स कोर वैल्यूज ऑफ एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द वर्ल्ड। रूल ऑफ लॉ तो कानून का राज चलना, जो कानून है सब कोई उसके बारे में उसके सामने बराबर है और हर किसी को वो कानून का पालन करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ लिए अपन, पब्लिक लॉ हो गया। इक्विटी, इक्विटी रेफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस, ये भी पढ़ लिए। जस्टिस करना अपन, ठीक है, इंसाफ करना, ऐसे वो उसूल फॉलो करना जिसमें सबके लिए इंसाफ रहना और इस इंसाफ की सोच रखना। पॉलिटिकल लिबर्टी सब हुए। What is power? Power indicates the ability of an individual to meet his or her wishes or to attain his or her goals. It is a relation in which an individual or group estimates the activities of another individual or group in the direction of a former's ends. तो यहाँ पे क्या है? पावर एक अथॉरिटी है जिससे एक आदमी या एक ग्रुप दूसरे से अपना काम करवा सकता, ठीक है। Authority, the capacity to protect willing obedience is known as authority. It represents judgment and the one who holds it are answerable for making and implementing decision. अथॉरिटी क्या है? जिसके पास पावर रहता उन्हें अथॉरिटी को यूज करता अपना कुछ भी मर्जी करवाने के लिए।
लेजी फेयर इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स leave alone. According to this, individual is the center of social life and he must be given maximum freedom and interference of state must be minimum. तो लेजी फेयर जो है वर्ड है इसका मतलब है लीव अलोन. तो सिटीज़न को अकेला छोड़ देना जब तक कि उन्हें कानून के दायरे में है और कंट्री यानी कि कंट्री या कानून उसकी ज़िंदगी में कम से कम इंटरफेरेंस करना. इंडिविजुअलिज्म मीन्स लीविंग एन इंडिविजुअल अलोन, ये भी वही है, अकेला छोड़ देना. कैपिटलिज्म रिप्रेजेंट्स सोसाइटी वेयर कैपिटलिस्ट एम टू अटेन मोर कैपिटल एंड प्रॉफिट्स. कैपिटलिज्म में अमीर लोग सब ज़्यादा जो है फ़ायदा कमाना, पैसा कमाने की कोशिश में रहते. दैट इज़ कैपिटलिज्म. Marxism is based on the belief that historical forces such as economic determination and class struggle estimate the achievements of socialist goals through violence. Marxism में क्या है, जिसको भी हिस्ट्री में था पहले, ये अपना कुछ भी हासिल करने के लिए वायलेंस के ऊपर उतर जाना. नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, सोशलिज्म. Natural right. The rights that an individual enjoys from his birth are known as natural rights. These rights are proposed by the journal. नेचुरल राइट्स क्या है, अपन पैदा होते जो अपने को बेहक मिल गया. राइट टू लाइफ, जिंदा रहने का हक, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये अपने कुदरती राइट्स है जो अपन पैदा होते कंट्री में एंजॉय कर सकते. राइट अबाउट मोरल राइट्स. मोरल बोलेंगे अखलाक. मोरल राइट्स आर डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन कॉन्शियसनेस, एथिकल और मोरल प्रिंसिपल्स इन द सोसाइटी. द सोर्सेस ऑफ दीज राइट्स इंक्लूड कस्टम, ट्रेडिशन एंड यूजेज. जो सोसाइटी का रहता उन्हें अपने कस्टम ट्रेडिशन को एंजॉय करता वो उसका हक है. अपन है लुंगी पहनते, अपन है अपने हिसाब से जो है कपड़े पहनते, अपने हिसाब से फंक्शंस करते, अपने हिसाब से जो है शादियां करते, दावतां करते, सबका अपना है. दैट इज़ मोरल राइट्स. पॉलिटिकल राइट्स मालूम है, राइट टू वोट, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस एक्सेट्रा. अपने को कुछ ड्यूटीज़ भी है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूटीज़, ठीक है. कुछ फ़र्ज़ भी है अपने को. क्या क्या है, लीगल ड्यूटीज आर क्लासिफाइड इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव ड्यूटीज. का डिटेल नहीं है, ले लो. डुअल सिटीजनशिप किसको बोलते हैं? डुअल सिटीजनशिप और डुअल नेशनलिटी मीन्स बीइंग अ सिटीजन ऑफ टू कंट्रीज simultaneously. Example, if a child is born for Britishers in America and then the child gets the citizenship of both England and America. Dual citizenship is complex condition and can be observed in UK. Most of the countries do not adopt this citizenship. तो एक बंदा दो कंट्री का सिटीजन रहना, जैसा एग्जांपल दिया, कोई ब्रिटिशर है जो अमेरिका में पैदा हुआ तो वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई और उसको ब्रिटिश की भी सिटीजन मिले भी है सिटीजनशिप, तो उन्हें डुअल सिटीजनशिप होल्ड करता. What is mean by recall? Recall means call back. Electorates or voters have the right to call back their representatives if they find him or him inefficient in carrying out these duties. The election votes for petition, then the representative have to resign. रिकॉल में क्या है, किसी को वोट डाल के अपन इलेक्ट कर लिए समझो, उसके बाद उन्हें सही काम नहीं कर रहा तो फिर अपन पिटिशन दे सकते हैं, पिटिशन दे के वापस फिर उसको वो पोजीशन से निकाल सकते. दैट इज रिकॉल. Public opinion. Public opinion, similarly in Latin words, there was a vox people, voice of the people concept. Nowadays, public opinion means collective estimation of the people, political issue. Public opinion मतलब पब्लिक का रुझान क्या है, जो चल रही वो चीज़, जैसा कंट्री में कोई चीज़ चल रही उसको लेके पब्लिक क्या सोचती, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक opinion. Referendum. The term referendum means refer to. It is a very significant device of the democracy through which opinion of the people on the issue of national importance can be known by referring to them. Through this process, their opinion regarding ordinary and constitutional bill can also be determined. रेफरेंडम क्या है, जैसा कि कानून अगर ये लोग कुछ बना रही गवर्नमेंट तो पब्लिक का भी रेफरेंस लेना उसके अंदर. इट इज रेफरेंडम. सेक्युलरिज्म, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटर्न. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. रिजिड में क्या है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आप चेंजेस नहीं ला सकते, फिक्स लिखे हुआ है, दैट इज कॉल्ड रिजिड. रिजिड का इंग्लिश में मीनिंग होता है जिसमें आप चेंजेस नहीं ला सकते. प्रियम्बल पढ़ लिए अपन, और कैसे होगा. जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट है, फिर एक बार समझा रहा हूँ. जुडिशियल रिव्यू में क्या है,
क़ानून बनाने का तरीक़ा क्या होता कंट्री के अंदर? सबसे पहले जो है क़ानून जो है ना, जो भी लॉ मिनिस्टर या जो रिलेटेड मिनिस्टर है उन्हें एक बिल पेश करता पार्लियामेंट के अंदर, उसके ऊपर डिस्कशन होता, वोटिंग होती है। अगर वोटिंग से समझो वहाँ पे क़ानून पास हो गया तो लोकसभा में होता, उसके बाद उसको राज्यसभा में भेजाते, वहाँ पर भी वोटिंग से पास हो गया तो उसको फिर जो है अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को भेजाते। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वो क़ानून को चेक करती कि इंडिया के क़ानून के हिसाब से वो क़ानून सूट होता, बराबर है या नहीं है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। ओके। Senate, upper house of the government, approves the appointments of judges who are elected by president. This is the structure of judiciary following US. यूएस में सेनेट बोल के रहता, सेनेट क्या है? अपर हाउस है। ये लोग यूजुअली जो है जजेस वगैरह को इलेक्ट करते। Write about collective responsibility. Collective responsibility is the significant feature of parliamentary government. All the ministers exercise their powers until they lose the confidence of the parliament. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब क्या है? जो भी डिपार्टमेंट रहेगा, सपोज मैं मिनिस्टर्स बोला डिवाइड होते, एजुकेशन मिनिस्टर, हर एक डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर डिफाइड हो जाता, तो ये सारे मिनिस्टर्स, इनका डिपार्टमेंट के अंदर जो भी चीज़ होती है उसके ये लोग रिस्पॉन्सिबल रहते। ठीक है। अगर एजुकेशन में कुछ इशू आया तो उसका जवाबदार रहेगा एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड कुछ आया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ आया, कुछ भी प्रॉब्लम हो दो, क़ानून से रिलेटेड कुछ भी हो दो, वो सारे चीज़ों के जवाबदार, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके डिपार्टमेंट की रहती। ठीक है। तो सारे मिनिस्टर जो है उस चीज़ के जिम्मेदार होते हैं। बाई कैमरलिज्म क्या है? दो हिस्सों में रहना पार्लियामेंट, जैसा कि अपने पास लोकसभा और राज्यसभा। बाई का मतलब होता है टू, तो देर आर टू हाउसेस। ठीक है। अपर हाउस, लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। इंडिया में भी है, ब्रिटेन में भी है, यूएस में भी है, एक्सेट्रा। सो ख़त्म हो गया यहाँ पे। ऑल द बेस्ट।